दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के कस्बे की। कस्बे में लोग, लेडीज जेंट्स सब सड़कों के किनारे भुट्टा बेचते थे। भुट्टा समझते हो ना, यानी कुकड़ी जिसे बोलते हैं, भुट्टा ही बोलते हैं। भुट्टा बेचते थे सब, लाइन से रेडी लगाते थे, रेडी पे सब भुट्टा बेचते थे। और एक नहीं, 10 20 30 सब इकट्ठे थे। गांव से लाके, अपने गांव से खेती करके भुट्टे लाते थे और बिट्टे शहर में लाके, कस्बे में लाके सड़क किनारे बेचते थे। उनमें एक लड़की भी थी, उसका नाम था मुस्कान, और बहुत सुंदर और बहुत सुशील लड़की थी। वो भी भुट्टा बेचती थी उन लोगों के बीच में ही। पंखा उसके हाथ में होता था और कोयले कोयले को ऊपर सेकती थी। वो कोयलों को ऐसे करती करती वो भुट्टे बेचती थी और भुट्टे में उसका गुजारा चल रहा था घर का। जो मुस्कान थी, पढ़ी लिखी थी और खूबसूरत थी, सुशील थी। बहुत खूबसूरत और बहुत सुशील थी। नाक नक्शा बहुत अच्छा था, खूबसूरत भी थी, सुशील भी थी, और स्कूल में पढ़ती भी थी और भुट्टा ही बेचती थी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरा हौसला अफजाई करो और मेरे साथ जुड़ते रहो। मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियां इस तरह लेकर आऊँगा आपके लिए और सुनाता रहूँगा। आप मेरा हौसला अफजाई करते रहो, मेरे साथ लगे रहो, मेरे सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को देखे मत देखना भूलना, पूरी वीडियो देखा करो और आगे शेयर भी करते रहना। तो दोस्तों, शुरू होता है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से। जिला मुरादाबाद के पास एक कस्बा पड़ता है। उस कस्बे में एक पवन नाम का व्यापारी था। पवन नाम का, उसके घर में सबसे बड़ी बेटी मुस्कान थी। उसके बहुत टाइम बाद 3 बच्चे और हुए, 2 लड़के 1 लड़की, एक पत्नी थी उसकी। उसका काम था ये कबाड़ी का, पवन जी का। पवन जी का काम था कबाड़ी का। कबाड़ यानी लोहा, टीन, चप्पल, जूते, ये जो भगार का सामान होता है ना, इसका काम था। वो छोटे व्यापारी थे, कोई बड़े व्यापारी नहीं थे। वो अपने शहर से ही इकट्ठा करते थे माल। जो फेरी वाले थे या बाहर से इधर उधर से ला इकट्ठा करते थे, वो इकट्ठा करके और लोकल में ही बेचते थे। जिनको वो बेचते थे उनका नाम था अग्रवाल। अग्रवाल के नाम से मशहूर थे, नाम उनको कुछ और होगा। अग्रवाल थे वे। उनका होलसेल का काम था। वो सारे शहर से इकट्ठा करते थे माल, लोहा, टीन, कचरा पट्टी, सब ये जो भी कबाड़ा होता था, और वो कानपुर भेजते थे। कानपुर में इसकी मिलें हैं, मिलें लोहा टीन गलाने की मिलें थी। उनका सारा माल गाड़ियों भर भर के कानपुर जाता था। कानपुर में उनकी जान पहचान बहुत थी। ये वैरायटी कहीं जा रही है, ये वैरायटी कहीं जा रही है, ये वैरायटी कहीं जा रही है, सब उनको पता था। ये वैरायटी किसको देनी है, ये वैरायटी किसको देनी है, ये वैरायटी किसको देनी है। उनकी जान पहचान ही बहुत अच्छी थी अग्रवाल जी की, और बहुत अच्छे संबंध थे। जो पवन जी थे ये गांव में, जिनसे लोकल माल खरीदते थे, इनके घर जैसे संबंध इनके भी थे। घर में आना जाना, साथ में खाना पीना, साथ में बैठना, साथ में एक दूसरे का सुख बांटना, दुख बांटना, सब होता था। दोनों प्यार बहुत था, दोनों फैमिलियों में बहुत प्यार था। ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था, बहुत प्यार था। तो जो अग्रवाल होते हैं, अग्रवाल जी की, उनकी बेटी एक जवान हो गई थी, उनका उन्होंने रिश्ता कर दिया। तो पवन जी को कहने लगे, पवन जी, मुझे सब रिश्तेदार तो आएंगे ही, और जो मेरे आड़ती हैं कानपुर के, हैं तो बहुत सारे, जो मेरे खास हैं सबको बुलाऊंगा, लेकिन उनको ही बुलाऊंगा जो मेरे बिल्कुल सगे भाई जैसे हैं और दोस्त की तरह हैं, और मेरे से व्यवहार उनका अच्छा है, घर जैसे मेरी उनसे बातचीत है। उनको जाकर न्योता देकर आना है। तो दोनों ने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी पकड़ के कानपुर चले गए, पवन जी भी और अग्रवाल जी भी। दोनों कानपुर गए उनके घर। उन्होंने बिठाया उठाया, उनकी सेवा पानी की और पूछा कारण क्या क्या बात है, कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की शादी है फला फला तारीख को और फला फला महीने में, आपको आना है विद फैमिली। उनके परिवार में भी सिर्फ 4 आदमी थे, जो सेठ जी थे कानपुर के, उद्योगपति आदमी थे। एक बेटा एक बेटी। बेटा बाहर पढ़ने गया हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, हम आएंगे। तो ठीक है, वो अपना वापस आ गए, कार्ड दे के वापस आ गए। घर में सब खुशहाली चल रही थी और मुस्कान जो है पढ़ाई करती थी अपना, और पिताजी का काम कारोबार वही था, लोहा टीन का, कबाड़ी का काम था पवन जी का, और अग्रवाल जी का थोक का काम था लोहा टीन का। वो सारा माल इकट्ठा करके शहर से कानपुर भेजते थे। तो कहानी बहुत दिलचस्प है, भावुक होने वाली है।
और बहुत ही बढ़िया कहानी है। आप इसको सुनना ध्यान से और इस पर अमल भी करना। और ये कहानी आपको सीख भी देती है कि इंसान का कुछ पता नहीं कब से कब क्या हो जाए। ठीक है, शादी की तारीख आ जाती है, शादी की तारीख आ जाती है, वो परिवार भी लखनऊ कानपुर वाला आ गया। अब जो अग्रवाल जी थे, अग्रवाल जी ने सोचा भाई हम तो छोटे व्यापारी हैं, ये उद्योगपति हैं, इनके तो स्टैंडर्ड बहुत हैं, ये एसी में सोते हैं, वो करते हैं। उन्होंने सोचा मैं इसको घर ना ले जाके, अपने घर ना ले जाके शहर में या कोई अपने कस्बे में ही कोई जो बढ़िया होटल है, सबसे अच्छा होटल है, उनके लिए कमरा बुक करा दूँ। उन्होंने ऐसे ही किया। जो कस्बे में सबसे अच्छा होटल था उसमें एसी का रूम उन्होंने बुक करा दिया। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन रहना था उनको। तो शादी का प्रोग्राम शुरू हो गया। शाम का टाइम का प्रोग्राम था। मंडप पे बेटी आने वाली थी, दुल्हन। तो जो कानपुर वाले थे उनको तो हाई फाई स्टैंडर्ड था। उनकी बीवी और उनकी बेटी ने कहा कि हमें ब्यूटी पार्लर जाना है और अपना मेकअप कराना है, मेकअप कराना है हमें जाके। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया ठीक है बुट्टी चले जाना आप और वहाँ मेकअप करा लेना। तो मुस्कान को उन्होंने चुन लिया। और जब से वो आए हुए थे मुस्कान को देखे जा रहे थे, माँ बेटी दोनों मुस्कान पे ही नजर थी उनकी कि कितनी खूबसूरत लड़की है, सुशील भी है, सुंदर भी है, बहुत अच्छी लड़की है। और कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मुस्कान को कहा बेटा मुस्कान, हमें लेके चलो आप ब्यूटी पार्लर और हमें मेकअप कराना है। भाई हर शादी में होता ही है, मेकअप औरतें करती हैं, मेकअप आपको करती है, सब मेकअप भी करती है, कोई अपने घर में करती है, कोई बाहर जा करती है। लेकिन वो बड़े आदमी थे, उन्होंने तो वहाँ जाके मेकअप कराया बुटीक पार्लर में। मुस्कान ने पहले कहा कि मुझे शादी की तैयारी करनी है, मेहमान आने वाले अंकल के और हमारे भी, ये सब मुझे तो शादी की तैयारी करनी है, मैं नहीं जा सकती। तो बेटी ने भी और माँ ने भी दोनों से कहा बेटा तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम यहाँ के सब जानते हो और तुम्हें पता भी है कौन सा ब्यूटी पार्लर अच्छा है, कौन सा काम अच्छा करता है, कौन सा सही पैसों में काम करता है। ये करके इस तरह बहाना बना के मुस्कान को उन्होंने तैयार कर लिया। वो कार में बैठ के मुस्कान के साथ ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं। अब दोनों माँ बेटी वहाँ उन्होंने मेकअप कराया और कपड़े भी साथ लेके गए थे, बैग भर के 3-4 जोड़े उस पर थे, 3-4 जोड़े बेटी पे थे। फिर लास्ट में जो मैडम थी वे कानपुर वाली, उन्होंने कहा मुस्कान को, मुस्कान बेटा तुम भी मेकअप करा लो और तुम भी, हम इस मेरी बेटी का एक बहुत अच्छा सूट है वो पहन लेना। मुस्कान ने कहा नहीं आंटी, मुझे शादी की तैयारी करनी है, मुझे शादी की तैयारी करनी, मैं नहीं पहन सकती, नहीं मैं बुटीक पार्लर में कराती, ना मैं पहले से नहीं कराती, मैं तो सिंपल लड़की हूँ, सिंपल रहती हूँ। उन्होंने बहुत जोर दिया मुस्कान को, बेटी ने भी माँ ने भी, दोनों ने बहुत जोर देके उसका जबरदस्ती उसका भी मेकअप करा दिया। और उसकी बेटी का जो सूट था वो जब पहना मुस्कान ने और बुटीक पार्लर से बाहर निकली, माँ की और बेटी की आंखें चकाचौंध रह गई। इतनी खूबसूरत लग रही थी मुस्कान, इतनी जबरदस्त, जैसे कहते हैं ब्यूटीफुल। दोनों माँ की बेटी की आंखें खुली खुली रह गई, इतनी खूबसूरत लग रही थी उस सूट में और मेकअप करके। लग रहा था कि जैसे मुस्कान की शादी हो रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही थी। खैर कोई बात नहीं, और उसकी आंटी ने कहा उनको, जो मैडम थी कानपुर वाली, कि बेटा तुम्हें कहीं नजर न लग जाए, तुम काला टीका लगा लो। तो मुस्कान ने मैडम के कहने से काला टीका लगा लिया और तीनों गाड़ी में बैठकर मंडप पे चले गए, जहां मंडप लगा हुआ था, जहां टेंट बंधा हुआ था, शादी का प्रोग्राम चल रहा था। आ रहे थे, जा रहे थे, सब वही थे। उसके बाद जब तुम्हारा ये शादी का तैयारी होती है और फेरे वेर लेते हैं, उनका सारा जो रस्म रिवाज होती है शादी की, वो सब हो गई, कंप्लीट हो गई। और जब रुखसती का टाइम आया, रुखसती सबने कर दी। सेठ जी भी थे, पवन जी भी थे, अग्रवाल जी थे, तीनों ने मिलके, और बहुत सारे उनके रिश्तेदार थे, सब ने मिलके उसका कन्यादान किया। लड़की का कन्यादान करके उसको विदाई कर दी। बारात अपना बहू को लेके वापस चले गए। अब जो कानपुर वाले थे वो सेठ जी अग्रवाल जी कहने लगे कि अग्रवाल जी हमें इजाज़त दीजिए, रात का 1:30 बज रहा है और हम अपनी गाड़ी से आए हैं, अपनी गाड़ी से वापस चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। तो पवन जी ने भी, उन्होंने भी, अग्रवाल जी ने उनको कहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता, एक रात रुको आप हमारे यहाँ, मैंने आपके लिए होटल में कमरा बुक करा रखा है,
आप वहां रहोगे आराम से, सुबह नाश्ता पानी करना, कल शाम को यहां से निकलना। लेकिन वो जिद पढ़ रहे हैं सेठ जी कि नहीं हमें ही जाना है, और वो जिद पढ़ रहे थे कि रोकना है आपको, मैंने आपके लिए कमरा बुक करा रखा है। फिर जो कानपुर वाले सेठ जी थे उन्होंने कहा आपने कमरा क्यों बुक कराया है, और आप, मैं जब अगर रहना ही है मुझे आपके घर रहूंगा, और मैं खानदानी अमीर नहीं हूं, मैंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने उदाहरण दिया उनको कि मैं खानदानी अमीर नहीं हूं, मैंने बड़ी मेहनत की है, आप जैसे ही मैं भी था, और धीरे 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 मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैंने सब तरह की जिंदगी गुजार रखी है, मैं आपके घर रहूंगा अगर रहूंगा तो पवन जी के और अग्रवाल जी के आंखों में आंसू आ गए, और वो थोड़ा सा समय समय से होने लगे, मतलब महसूस हुआ उन्हें कि यार, मतलब इतना बड़ा आदमी हमारे घर में रहने को तैयार हो गया। उनको खुशी भी हो रही थी और थोड़ी फील भी हो रही थी, क्या इनकी सेवा किस तरह कर पाएगा अपने घर में। लेकिन नहीं, कानपुर वाले सेठ जी बहुत समझदार थे, उन्होंने पहले ही कह चुके थे कि मैं तुम्हारे जैसा था, धीरे धीरे करके मेहनत करके यहाँ तक बढ़ा हूँ, मैं खानदानी अमीर नहीं हूँ, और मैंने हर तरह की लाइफ जी रखी है, हर तरह की जिंदगी जी है, मुझे सब पता है कहाँ से किस तरह होता है, कहाँ से किस तरह नहीं होता। मैं आपके घर में आपके साथ ही सोऊंगा, मेरी पूरी फैमिली। तो ऐसे ही हुआ, जो कमरा लिया हुआ था उसको कैंसिल करा दिया गया, और वे पवन जी के घर आ गए जहां मुस्कान थी। लाला जी ने कहा कोई बात नहीं, आप यहां सोना चाहो तो यहां सो जाओ, पवन जी के सोना चाहो तो पवन जी के सो जाओ, यानी मुस्कान के घर। वो मुस्कान के ही घर चले गए तीनों, बेटी भी और लाला जी भी, वो जो सेठ जी थे कानपुर वाले उनकी वाइफ भी, तीनों। और पूरी रात सोए नहीं, बातें करते रहे मुस्कान के बारे में, मुस्कान के बारे में बातें करते रहे, लेकिन उनका हौसला नहीं हुआ कि मुस्कान के बारे में कुछ बात करें। पवन जी की पत्नी बहुत सीधी थी, बहुत कम बोलती थी, 3 बच्चे सो चुके थे, और मुस्कान भी लेटी भी थी, लेकिन बातें सब सुन रही थी, उनकी बेटी की भी, उनकी पत्नी की भी, अपने पापा की भी, पवन जी की बातें सुनती रही। कई घंटे बातें चली, सुबह हो गई, सुबह नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी करने के बाद उन्होंने फिर जो कानपुर वाले थे उन्होंने कहा भाई आप इजाज़त दीजिए, आपकी फरमाइश पूरी हो गई। वहाँ पे फिर अग्रवाल जी भी आ गए। अग्रवाल जी ने और पवन जी ने उनको जो सेवा करनी थी, सेवा पानी करना था, सब कुछ करके, और उन्होंने मुस्कान को चलते टाइम शगुन दे दिया। ऐसे ही, मतलब जैसे घर में जाते हैं बच्चों को पैसे दे देते हैं, ऐसा कोई शगुन नहीं था वो कि रोकना था या कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। छोटे बच्चों को भी दिया, मुस्कान को भी दे दिया, और वो अपनी गाड़ी में बैठ के, दोनों गाड़ियां रवाना हो गई उनकी, चले गए। उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद मेन कहानी अब शुरू होती है। मुस्कान जो है अपनी पढ़ाई 12th तक कस्बे में कर चुकी थी। मुस्कान ने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे अब बड़ी पढ़ाई करनी है, इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लखनऊ ये पढ़ाई होती है, इसको भी पढ़ाई के लिए कम से कम 1-2 साल मुझे लखनऊ लगाना पड़ेगा, और मैं फिर ये तैयारी करके, और मुझे कामयाबी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल सकती है। पवन जी ने कहा बेटा मैं इतना धनवान नहीं हूँ, मेरा छोटा सा लोहटी का कारोबार है, मैं इतना तेरा फीस कहाँ से निकालूंगा, तेरी साल भर की फीस और अपने घर का खर्चा भी चलाना, इतनी कमाई नहीं है मेरी, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो मामूल से एक लोहटीन वाला कबाड़ी हूँ। लेकिन होता क्या है, मुस्कान अपने पापा को राजी कर लेती है, और पापा राजी भी हो जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, मैं कहीं ना कहीं से तेरा इंतजाम कर दूंगा, और तू पढ़ाई के लिए चली जा। मुस्कान अपना बैग बांधकर लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है, और लखनऊ जाके अपना उसने मोबाइल पे कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ हफ्ते में 1-2 बार अपने माता पिता को फोन करती थी, मोबाइल में कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। उसका एक सपना था कि मैं कुछ अपने पापा की मदद करूंगी, बन के बड़े होकर कुछ बनूंगी, और मैं अपने पापा का सहारा बनूंगी। मेरे पापा का छोटा सा कारोबार है लोहटी का, कबाड़ी का, और मैं कुछ पढ़ा लिख के बड़ी एक अफसर बनूंगी, उसका सपना था। वो रात दिन पढ़ाई में लगी रहती थी, हफ्ते में 1-2 बार अपने माता पिता को फोन करती थी, किसी दोस्त से बात नहीं करनी, किसी से फालतू बात नहीं करनी, सिर्फ अपनी पढ़ाई, ओनली फॉर पढ़ाई। आखिर में जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम में वो अप डाउन रहती है, और लास्ट में आके उसका नंबर नहीं आता, वो मायूस हो जाती है। मायूस होके वो अपने घर वापस आ जाती है, पापा से सारी बात बताती है, मम्मी से सारी बात बताती है कि पापा ऐसा ऐसे मेरे साथ हो गया।
पापा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, घबराने की कोई चिंता वाली बात नहीं है, और तुम अपना बस जो पढ़ोगे ना था हो गया, अपना घर रहो, अपना घर अपना काम करो घर का। उसने फिर जिद कर दी पापा से कि पापा 1 साल और दे दो मेरे को, अब कि मैं टॉप क्लास से पास होंगी, टॉप मतलब अच्छे नंबर लाऊंगी और आपका नाम रोशन करूंगी, एक एक मौका और दे दो। पापा ने कहा बेटा मैंने तो पहले ही पूरे ये साल की तेरी फीस पता नहीं कैसे कैसे जमा करी है, अब 1 साल के लिए तो और कह रही है, मैं नहीं, मेरे में गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसकी माँ ने भी, उसने भी क्या सुन के अपने पापा को तैयार कर लिया 1 साल के लिए। अब मुस्कान बड़ी खुश थी। मुस्कान जब बड़ी खुश थी, खुश होने के बाद वो उन्होंने बैग तुक तैयार करा, अपना बैग तैयार करके उसने अपना फिर रवानगी लखनऊ चली गई, उसी हॉस्टल में पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मुस्कान उधर पढ़ाई कर रही थी, इधर अचानक होता क्या है, जो पवन जी थे उनके पास छोटी सी विक्की थी, पहले जो विक्की आती टीवीएस की, ये विक्की थी। तो पवन जी घर से निकले, अपनी विक्की उठाई, विक्की स्टार्ट की, विक्की में बैठ गए, विक्की में चले जा रहे थे। दुकान के करीब ही जाके सामने से एक सांड भागा हुआ आ रहा था, जो ये रोडों में सांड फिरते हैं ना, सांड भागा हुआ आ रहा था, और आते ही उनने पवन जी के टक्कर मार दी सांड ने, और पवन जी धड़ से नीचे और सांड आगे बढ़ गया। और जो पवन जी नीचे गिरे, उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई। पवन जी जो विक्की से नीचे गिरे, सांड ने कुचल दिया और पवन जी की कमर सड़क पे लगी और पवन जी की रीढ़ की हड्डी में बहुत बड़ी चोट आ गई। दुकान के आस पड़ोस वालों ने उन्हें खड़ा किया, उठाया और जबरदस्ती घर लेकर आए। घर लेकर आके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में पता लगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी में जो भी हुआ था, मतलब जबरदस्त चोट लगी थी, बहुत जो डिस होती है कमर की हड्डी की, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होगा शुरू, और वो तो चारपाई पे लेट गए। फिर जाता है फोन मुस्कान पे, मुस्कान पे फोन जाता है। मुस्कान सारा कुछ समेट के फटाफट पढ़ाई छोड़ के अपने माता पिता के पास आ जाती है, गांव में, अपने कस्बे में अपने माता पिता के पास आती है, और आके बहुत रोती है, बहुत रोती है, अफसोस करती है, ये क्या पापा कैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करते थे। अब मुस्कान ठहरी लड़की और आजाद क्या करती, परेशान, घर में खाने के वादे, माँ कम बोलने वाली थी और सीधी साधी थी गांव की, 3 छोटे छोटे बच्चे भाई बहन, और उनकी जिम्मेदारी मुस्कान पे आ गई। अब मुस्कान से पहले मुस्कान अपने पापा की दुकान में बैठी कबाड़ी की, महीना 2 महीना वहां बैठी, लेकिन उस पर काम सिमला नहीं, बिल्कुल भी उस पर कवर नहीं हुआ काम। लोहा टीन का जो पापा का काम था वहां बैठी, उन्होंने कोई उस पर कवर नहीं हुआ। फिर जो देखा उसने, दुकान के पास ही वो जो भुट्टा बेचते थे सब लोग गांव से लाके, सड़क किनारे भुट्टा लाइन लगती थी रेडियो की, उसने सोचा इससे अच्छा तो काम फिर ये है, 200-400 रुपये मुझे मिल जाएगा कि मेरे घर का खर्चा निकल जाएगा। मुस्कान ने फिर ये ठान ली, मुस्कान ने एक रेडी ली, एक अंगीठी ली, उसके लिए कोले लिए, एक झोलने वाला जो पंखा होता है वो लिया, और बिल्कुल सादे लिबास में वो उन्हीं के साथ उनके बीच में खड़ी होकर भुट्टा बेचने लगी, भुट्टा बेचने लगी। और भुट्टा बेचते बेचते जो उसका सुंदर था ना, सुंदर जो चेहरा था, खूबसूरत था, वो धुएं के कारण, आग के कारण, गर्मी के कारण थोड़ा थोड़ा काला पड़ गया था। फिर तो आप जानते ही हो भाई, गरीबी तो बहुत सबसे बड़ी परेशानी होती है। और वो सुबह से शाम तक भुट्टा बेचती थी, भुट्टा बेच के जो 200, 400, 500 रुपये कमाती थी, अपने घर का, अपने पापा का इलाज करवाती थी, अपने घर चलाते थे। हफ्ता गुजर गया, 15 दिन गुजर गए, महीने गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। फिर वो जो अचानक 2 गाड़ी आके रुकी, जो मैंने शुरू बताया था आपको कानपुर वाली, अचानक 2 गाड़ी लग्जरी कारें, महंगी महंगी कारें, 2 गाड़ियां रुकी आके। उन गाड़ियों में से जो सेठ जी उतरे कानपुर वाले, उनकी वाइफ उतरी, उनकी बेटी उतरी, वो देख के मुस्कान को हैरत में रह गए और रोने लगे। मुस्कान भी रोने लगी कि ये क्या है, कि क्या हो गया, और वो भी देखने लगे कि मुस्कान ये भुट्टा क्यों बेच रही है। उन्होंने मुस्कान को पहचान लिया, मुस्कान ने उनको पहचान लिया। सेठ जी मुस्कान के पास आए, मुस्कान से कहा बेटा बात क्या है, तुम यहां भुट्टा क्यों बेच रही हो, तुम्हारे पापा तो कबाड़ी का काम करते थे। वो अंकल की गले लग गई कानपुर वालों के, रो फूट फूट के रोने लगी। दिल दहलाने वाली कहानी है ये, भावुक होने वाली कहानी है।
वो लड़की कानपुर वाला अंकल के गले लग के, आंटी के गले लग के फूट फूट के रोने लगी। उसने कहा बेटा तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया, ये क्या परेशानी आ गई तुम्हारे पास, अचानक क्या हुआ? उसने कहा अंकल आप घर चलो, मैं बैठ के वही बताती हूँ सारी बातें। अब अंकल ने कहा पहले तुम चलो हम आते हैं। मुस्कान ने कहा नहीं पहले आप जाओ, मेरा घर आप जानते हो, आप मेरे घर पहुंचो, मैं आ रही हूं पीछे पीछे। खैर वो मुस्कान की बात सुनकर उनके घर की तरफ रवाना हो गए। सेठ जी भी, उनकी बीवी, उनकी लड़की, और एक गाड़ी और थी पीछे, उसमें का लड़का था उसमें, और जो उनके स्टाफ के थे वो भी थे। दोनों गाड़ियां उनके घर पहुंच गई। मुस्कान ने सोचा ये मेरे पास जो 400-500 रुपये हैं उनकी सेवा के लिए, उनने कहीं नमकीन लिए, बिस्कुट लिए, मिठाई उठाई ली, के फल लिए, थोड़ा सा सब सामान इकट्ठा करके और घर ले गई और सेठ जी का मतलब अच्छी तरह सेवा पानी की। और पूरी कहानी पवन जी को देखा उन्होंने जाके, पवन जी चारपाई पे लेटे हुए थे। मुस्कान से आने से पहले पहले ही पवन जी ने, जो कानपुर वाले सेठ जी थे, उनको पूरी बात सुना दी थी कि मेरे साथ इस तरह हादसा हो गया है, और इस तरह मैं आपा भाई जो चारपाई पर पड़ा हूँ आपके सामने, बेटी की पढ़ाई भी खत्म हो गई और बेटी एक भुट्टा बेच रही है, भुट्टा का बेच बेच के ये घर का गुजारा करती है, मेरी दवाई लाती है। पवन जी ने पूरी कहानी सेठ जी को पहले सुना दी थी। सेठ जी को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन करते क्या करते, कुछ भी नहीं करते, उनको पता ही नहीं कुछ भी। सेठ जी बहुत दुखी हुए, बहुत अफसोस किया, उनकी पत्नी ने भी, उनकी बेटी ने भी, तीनों थे अंदर ही, पत्नी भी, बेटी भी और सेठ जी भी। फिर थोड़ी देर बाद मुस्कान जो सामान इकट्ठा किया था उन्होंने, फल फ्रूट, नमकीन, बिस्कुट, मिठाई वगैरह, आके उन्होंने चाय वगैरह बनाई और उनकी अवभगत की, चाय पानी पिलाया उनको, सेठ जी को। अंकल अंकल करते मुँह सूखता था, अंकल ये ले लो, अंकल ये ले लो, आंटी ले लो, बहुत। लेकिन मुस्कान जो पहले खूबसूरती थी ना, वो खूबसूरती उसकी मुस्कान के चेहरे पे आंटी को नहीं नजर आई, क्योंकि उसमें वो धुएं का काम था, ऊपर से धूप, गर्दा गुब्बार, प्रदूषण, उसकी वजह से उसकी स्किन पे फर्क पड़ गया था, चेहरे पे थोड़ा सांवली हो गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर उसने पवन जी से बात की, सेठ जी ने, कानपुर वाले सेठ जी ने। पवन जी ने पूछा आपका कैसा आना हुआ, अचानक इधर की याद कैसे आ गई, आपको तो एक मिनट की फुर्सत नहीं है, हमारा सौभाग्य आप हमारा घर दोबारा वापस आ गए। फिर सेठ जी ने अपने दिल की बात मोहन पवन जी को बताई। पवन जी मैं यहाँ बहू की तलाश में आया हूँ। मेरा बेटा, जब मैं पहले आता आपके पास शादी में पहले, जब मेरा बेटा पढ़ाई करने गया था बाहर, अब वो आ चुका है और पसंद में हमारी शादी, हमारी पसंद से शादी करेगा, तो मैं यहाँ बहू की तलाश में आया हूँ, ये अल्फाज बोले उन्होंने। पवन जी खुश हो गए, ठीक है आप रहो यहाँ और देखो बहू। फिर सेठ जी ने बोला नहीं देखने की जरूरत नहीं है, देखी हुई हमारी लड़की, हमें आप मुस्कान का हाथ हमें दे दो। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में साफ साफ कह दिया कि मुस्कान तो उसी टाइम हमें पसंद आ गई थी जब हम शादी में आए थे, लेकिन उस टाइम हमारा बेटा पढ़ रहा था, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, इस कारण हमने कोई बात नहीं की। अब स्पेशल इसी वजह से आए हैं हम, जैसे तुम्हारी बेटी है, खूबसूरत भी है, सुशील भी है, सुंदर भी है और घरेलू भी है और सादगी है, ऐसी बहू हमें चाहिए, स्पेशल इसी के लिए हम आए हैं। अब मुस्कान के पापा के और मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। मुस्कान भी खुशी के आंसू उसके आ गए। जो सेठ जी की बेटी थी उन्होंने उसको गले लगाया, माँ कांधे पे उसका सर रखा और वो थपथपाया कि घबराओ नहीं, हम स्पेशल इसी काम के लिए आए हैं। सेठ जी बड़े खुश थे, पवन भी बड़े खुश थी, जो मुस्कान के पापा, उसकी मम्मी बड़ी खुश थी कि हमारा सौभाग्य है, हमारी बेटी के लिए आप इतनी दूर से चल गए और रिश्ता लेकर आए हो, हमारा ऐसे नसीब कहां। सेठ जी कहने लगे कि भाई सेठ ये शादी अभी इसी हफ्ते में हो जाएगी यहीं पे, और पंडित जी को बुलाओ, मुहूर्त निकलवाओ। एक हफ्ता सेठ जी वहीं रहे। जो दूसरी गाड़ी थी उनका बेटा उस गाड़ी में बैठा था। फिर जब सारी बात सेट हो गई, उस सेठ जी ने अपने बेटे को तब बुलाया। सारी बात सेट होने के बाद सेठ जी ने अपने बेटे को बुला लिया, बेटा घर पे आ गया। मुस्कान की नज़र उस पर पड़ी, उसकी नज़र मुस्कान पे पड़ी, और लड़के ने एक नज़र में ही मुस्कान को पसंद कर ली। सेठ जी के बेटे ने एक नज़र में ही मुस्कान को पसंद कर ली। उसने पापा को कह दिया, पापा ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अग्रवाल जी भी आ गए। अग्रवाल जी को पता लगा कि वो इस तरह सेठ जी आए हैं कानपुर वाले हमारे, अग्रवाल जी भी आ गए। सोमवार का दिन था, सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन इस तरह
मुहूर्त निकला, उनकी शादी हो गई दोनों की, उन्होंने शादी करा दी। बहुत धूमधाम से सेठ जी ने अपने खर्चे से शादी की, सारा खर्चा सेठ जी ने किया, मतलब अपने संधि पे वजन नहीं डाला। उनकी तो हालात सबको पता था। उसके बाद होता क्या है, शादी के बाद उन्होंने वहीं पे, घर नहीं गए, कमरा वहीं बुक कर लिया। जो संदन और संदीप की बेटी वो तो पवन जी के घर रह गए, और जो मुस्कान थी और उसका पति दोनों होटल में 3-4 दिन वहीं पे रहे। 3-4 दिन के बाद फिर जो कानपुर वाले सेठ जी थे कि भाई अब पूरा सारा काम हो गया, सारे रस्म और रिवाज पूरे हो गए, सब काम हो गया, और आप दोनों पति पत्नी और बच्चे सब हमारे साथ चलो कानपुर, मिलजुल के वहीं पे रहेंगे। अब तो मुस्कान हमारी हो गई, मुस्कान चली जाएगी तो आपका गुजारा किस तरह चलेगा? ये 2-4 पैसे कमाती थी, आपकी दवाई भी चलती थी, आपका ये भी चलता था, वो भी चलता था। पवन जी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। पवन जी कहते नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि बेटी के घर बाप बेटे रहें, ये भाई भाई रहें, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो कानपुर वाले सेठ जी थे उन्होंने कहा सब पुरानी बातें हैं, वो ज़माने चले गए। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं तो सड़क से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे मेरे सब टाइम दे रखे हैं, सब वक्त दे रखे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जो अग्रवाल जी थे पवन जी के दोस्त, उनसे वो लोग मान लेते थे, उन्होंने भी समझाया कि सेठ जी सही कह रहे हो, आप यहाँ अकेले रह के क्या करोगे, आप 4 पाए पे पड़े हो, वहाँ पे आपका सेठ जी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी कराएंगे, दवाई दारू भी होगी, आपके सामने आपकी बेटी भी रहेगी। 2-4 उन्होंने कही होते होते पवन जी मान गए, ठीक है चलो। गाड़ी उनके पास थी ही, सारा सामान जो उनका मेन सामान था पवन जी का, उनकी पत्नी, 3 बच्चे और मुस्कान उसका पति, उनकी सेठ जी की पत्नी, उनकी बेटी, पूरा उनका जो स्टाफ था वो भी दोनों गाड़ियों में सेट होके सीधे कानपुर चले गए अपने हवेली पे। और जब मुस्कान और उसका परिवार उनकी हवेली पे जब उन्होंने कदम रखा, और हवेली क्या, वो ताजमहल था, आलीशान कोठी। उन्होंने कभी जिंदगी में समझ में सोचा भी नहीं होगा कि अब ऐसे घर में मेरी शादी होगी। तो दोनों फैमिलियां उसी कोठी में रहने लगे, उसी बंगले में रहने लगे, खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। पिताजी बीमार थे, जो सेठ जी थे उन्होंने बहुत अच्छी अस्पताल में उनका इलाज कराना शुरू कर दिया, और मुस्कान ने पूरा परिवार को, घर को संभाल लिया। और जो बेटा था मुस्कान का पति, उनने अपनी फैक्ट्री संभाल ली, और वो दोनों संधि उनको ले जाते थे हॉस्पिटल, उनका इलाज कराने लगे, और दोनों की फैमिलियां उसी घर में रहने लगे खुशहाल। आज उनकी खुश जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही है, बहुत ही अच्छी गुजर रही है, और प्यार से गुजर रही है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी दोस्तों। इस कहानी को देखो, अगर आपको अच्छी लगेगी मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे हौसले को बढ़ाओ, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, और आपके लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लेकर आता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।